जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मनु एंड द शूद्राज जो कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी उसका जो वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अब हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पार्ट 3 है, इसके अंदर पार्ट 4 तो बिल्कुल मतलब इनकम्प्लीट छोड़ा गया है। देखिए जो पार्ट 4 है उसको तो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया है बाबा साहब द्वारा, सिर्फ एक लाइन ही लिखी हुई है। तो मेनली जो ये पार्ट 3 है इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था कि भी जो मनु के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जो जाति व्यवस्था बनाई गई है, वो किस तरह से काम करती है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उसे देख सकते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको ये वीडियो थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आए। तो जो ये मानव धर्म, जो मनु धर्म है, उसको मानव धर्म नाम दिया है। मानव धर्म इसलिए बोला है क्योंकि जो ये इंसान है, मनुष्य है, उसका धर्म है और इसको हर समय और किसी भी जगह, इन ऑल टाइम्स एंड इन ऑल प्लेसेस इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये जो मानव धर्म, मनु का धर्म जैसे मानव धर्म बोल रहे हैं, इसको हर जगह लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत अच्छाई है और उस बहुत अच्छाई के कारण, उस इनहेरेंट गुडनेस के कारण इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो ये जो धर्म है, मानव धर्म, मनु का जो धर्म है, वो इंडिया के बाहर रहा है नहीं रहा है, वो एक कर्स है या एक ब्लेसिंग है, इसके बारे में बाबा साहब आगे रिसर्च करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट नॉट दैट मानव धर्म इज बेस्ड ऑन थ्योरी दैट, ये आगे बोलते हैं कि जो मनु का धर्म है उसके अंदर जो ब्राह्मण है उसको सारे प्रिविलेज, सारे अधिकार ब्राह्मणों को मिले हुए हैं और शूद्रों को तो मानव होने का अधिकार भी नहीं है। मतलब शूद्रा इज नॉट टू हैव इवन द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो मनुष्य के एक बेसिक राइट्स होते हैं वो भी शूद्र को नहीं मिलते इस धर्म के अंदर। दैट द ब्राह्मण इज टू अबव एवरीबॉडी, और जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही इस धर्म के अंदर ऊंचा होता है और शूद्रा बिल्कुल नीचा होता है इस धर्म के अंदर। शूद्रा इज टू बी बिलो एवरीबॉडी एंड इज टू हैव नन ऑफ द थिंग्स नो मैटर हाउ, मतलब जो शूद्र है वो कितना ही वर्दी हो, कितना भी काबिल हो, कितना ही लायक हो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन जो ब्राह्मण है उसको सिर्फ इसलिए इज्जत मिलेगी क्योंकि वो ब्राह्मण में जन्मा है, क्योंकि उसकी हाई बर्थ है और ब्राह्मण में जन्म उसने लिया है, सिर्फ इसलिए उसको इज्जत मिलेगी। लेकिन शूद्र को चाहे वो कितना भी लायक हो, कितना भी वर्दी हो, तो भी उसको इज्जत नहीं मिलेगी। ऐसा यहाँ बाबा साहब कहना चाह रहे हैं। नथिंग कैन शो द शेमलेस, तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि मतलब इससे बड़ी जो शेमलेसनेस है इस धर्म की, जो इतनी जो ये इनइक्वलिटी है, वो ये जो शेमलेसनेस है और एब्सर्डिटी है इस मानव धर्म की, इससे मतलब ज्यादा कोई शेमलेस कोई चीज हो ही नहीं सकती। और इसकी जो शेमलेस है इसका पता तभी लग सकता है जब हम इसको अपसाइड डाउन, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, इसको अगर हम अपसाइड डाउन कर दे तो ही पता लगेगा। मतलब जो ब्राह्मण है वो बिल्कुल नीचे हो जाए, जो शूद्र है वो सबसे ऊपर हो जाए। तो अगर इसको ऐसा करते हैं तो ही इस चीज का पता लगेगा कि भाई ये कितनी खराब चीज है। आई नो ऑफ नो बेटर अटेम्प्ट इन दिस बिहाफ ऑन द, तो जो ये फिर बाबा साहब यहाँ कोट करते हैं डॉक्टर आर.पी. प्रजानपे को, जो कि एक एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर हैं। मतलब एक शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारवादी हैं ये डॉक्टर प्रजानपे। और उनको ये उनकी लिखी हुई चीज को ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, और वो जो कि कुछ इस प्रकार है। तो ये स्टार्ट होता है पीप इनटू द फ्यूचर। तो ये पीप इनटू द फ्यूचर है, ये रिप्रोड्यूस फ्रॉम गुजराती पंच में 1921 ये रेफरेंस दिया गया है इसका। तो ये है दिस पीस वाज रिटन अगेंस्ट द नॉन ब्राह्मण पार्टीज विच वर इन पावर इन बॉम्बे। मतलब ये जो लिखा गया था, ये जो नॉन ब्राह्मण पार्टीज, मतलब नॉन ब्राह्मण पार्टीज के अगेंस्ट लिखा गया था, क्योंकि उस वक्त क्या है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी और सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर जो नॉन ब्राह्मणिकल पार्टीज हैं वो रूल कर रही थी उस वक्त, और उनकी सरकार थी वहां पर एक तरह से देखा जाए तो। द नॉन ब्राह्मण पार्टीज वर फाउंडेड विद द एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट, तो जो नॉन ब्राह्मण पार्टीज हैं वो इसलिए बनाई गई थी कि उनका सिंगल ऑब्जेक्टिव था कि जो ये ब्राह्मणों की जो मोनोपोली है स्टेट सर्विसेज के अंदर, उसको रोका जाए। और ये गलत बात है कि जो ब्राह्मण है वो हर जगह हर तरह की सर्विस के अंदर सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, उनकी मोनोपोली को रोकना जरूरी है, इसलिए ये पार्टियां बनाई गई थी। द ब्राह्मण्स हैव मोर और लेस कंप्लीट, जो ब्राह्मण हैं वो मतलब उनकी मोनोपोली थी हर स्टेट सर्विसेज के अंदर, ऑल प्रोविंसेस के अंदर, इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, मतलब सरकारी विभाग के अंदर तो ब्राह्मणों की जबरदस्त मोनोपोली थी। तो जो नॉन ब्राह्मण पार्टीज थी उन्होंने प्रिंसिपल एक सिद्धांत दिया कि जो नॉन ब्राह्मण होगा, अगर उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए उसकी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो उसको ब्राह्मण के बजाय प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब दो कैंडिडेट है, एक तो ब्राह्मण है एक नॉन ब्राह्मण है,
और उस पोस्ट के लिए अगर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो अगर उस नॉन ब्राह्मण के पास में है तो उससे प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको वो नौकरी दी जाएगी ब्राह्मण को छोड़कर। ये मतलब उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। तो बाबा साहब बोलते हैं इन माय व्यू देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रिंसिपल, क्योंकि भाई देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि किसी एक कम्युनिटी के हाथ में पूरा सत्ता चले जाए, किसी एक कम्युनिटी के हाथ में पूरा का पूरा देश का प्रशासन चले जाए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज एक कम्युनिटी की क्या मोनोपोली क्रिएट कर देगी, है ना। फिर वो अपने हिसाब से बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में जो भेदभाव वो करना चाहेंगे वो भेदभाव वो कर सकते हैं, और मतलब ऑब्वियसली भेदभाव वो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इसका लॉजिक ये था कि एक कम्युनिटी के हाथ में जो पावर है एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह का सिद्धांत दिया गया कि भाई अगर किसी पोस्ट के लिए अगर किसी नॉन ब्राह्मण के पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ब्राह्मण के बजाय। जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी उनका ये सिद्धांत था, ये विचार था कि जो गुड गवर्नमेंट है वो बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है, मतलब जो अच्छी सरकार है वो ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट से बेटर है, मतलब गुड गवर्नमेंट इज बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो ये लॉजिक है उसको हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का मतलब हो गया एक तरह से विधानसभा लोकसभा, और एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो मंत्री वगैरह होते हैं वो। तो ये जो पॉलिसी है, मतलब ये जो पॉलिसी है उन्होंने ऑलरेडी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में तो कर रखी थी, मतलब कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सरकारी सेवाओं में नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये सिद्धांत लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में लागू है उसी को हमें प्रशासन सरकारी नौकरी में भी लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी के थ्रू जो स्टेट है, जो राज्य है, सरकार है, वो प्रशासन के थ्रू ही लोगों से कांटेक्ट कर पाती है। ऑब्वियसली जो सरकार है, जो मंत्री है, वो सीधे जाके तो कुछ काम करते ही नहीं है, वो सरकारी अधिकारियों के थ्रू ही तो सारी पॉलिसीज को लागू करवाते हैं, सब कुछ वो सरकारी अधिकारियों के थ्रू ही करते हैं। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग होने जरूरी हैं ताकि वो पॉलिसीज का ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सके, क्योंकि अगर एक ही कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के अंदर होंगी तो वो भेदभाव कर सकती हैं। और जो नॉन ब्राह्मणिकल पार्टीज थी उनका ये मानना था कि भाई जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंपैथेटिक नहीं हो सकता अगर वो सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा ही मैनेज किया जाए तो, क्योंकि अगर ब्राह्मण ही सिर्फ प्रशासन के अंदर होंगे तो वो ऑब्वियसली भेदभाव करेंगे ही करेंगे, और जिन लोगों को वो शूद्र बोलते हैं, जिनको वो लो कास्ट मानते हैं, उनके साथ तो वो ऑब्वियसली भेदभाव करेंगे ही और पार्शियलिटी करेंगे ही, खुद के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और लो कास्ट शूद्राज को प्रेफरेंस नहीं देंगे, उनके साथ में भेदभाव करेंगे। और जब इस तरह का भेदभाव होगा तो फिर हम उस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो करप्शन कर रहा है, क्योंकि जो भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना, वो भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। तो वो करप्शन कर रहा है तो वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बाबा साहब का मानना है कि जो ब्राह्मण है वो इंडियन मासेस से उतना ही फॉरेनर है जैसे कि एक कोई फॉरेनर है, क्योंकि जो ब्राह्मण है उनकी कम्युनिटी के अंदर ही उठना बैठना है, दूसरी कम्युनिटी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, उनसे कोई किसी भी प्रकार से वो कोई भावनात्मक संबंध हो या किसी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध हो, वो कुछ भी नहीं है, उनसे कोई संबंध ही नहीं उनका। तो वो ऑब्वियसली जो शूद्र हैं, लो कास्ट है, उनके साथ में भेदभाव करेंगे ही करेंगे। अब ब्राह्मण उनके अगेंस्ट जो ब्राह्मण्स हैं वो उनका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि भाई इस तरह से करने से तो जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होगी, है ना, जो दक्षता है वो प्रभावित होगी। बाबा साहब बोलते हैं कि ब्राह्मणों के पास में सिर्फ ये एक ही रीजन है एफिशिएंसी वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो इसी कार्ड को प्ले कर सकते हैं कि जो इस तरह से अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर जो शूद्र हैं या लो कास्ट है उनको अगर प्रायोरिटी दी जाएगी प्रशासन के अंदर तो जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होगी। लेकिन बाबा साहब का यहाँ मानना है कि जो ब्राह्मण है सिर्फ उनके पास में यही कार्ड है, वो इसी को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी एजुकेशन के अंदर ज़्यादा एडवांस पोजीशन में हैं, ज़्यादा अभी जो एजुकेटेड हैं ज़्यादातर वो ब्राह्मण ही हैं। इस कारण से ऑब्वियसली उन्हीं के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आगे निकलने के। तो यहाँ पर बाबा साहब बोलते हैं कि अगर एफिशिएंसी ही अगर सिर्फ कारण होता उनका प्रशासन के अंदर आने के का, कि भाई वो जो ब्राह्मण है, इतने सारे ब्राह्मण प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रखे हैं, अगर एफिशिएंसी एक कारण होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि जो ब्राह्मण हैं वो कभी भी प्रशासन के अंदर आ ही नहीं पाते, क्योंकि अगर एफिशिएंसी ही कारण है तो फिर तो किसी इंग्लिशमैन, किसी अंग्रेज को, किसी फ्रेंचमैन को, किसी जर्मन, तुर्क, उनको ही गवर्नमेंट नौकरी में हायर कर लो, ब्राह्मणों की जरूरत कहाँ है। ठीक है,
एम्प्लॉय इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, जर्मन एंड तुर्क्स इंस्टेड ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया। भाई जो इंग्लिश मैन है, फ्रेंच मैन है, जर्मन है, तुर्क्स है, वो ज्यादा एफिशिएंट है ब्राह्मणों से, ठीक है। तो फिर तो ब्राह्मणों को ही सरकारी सर्विसेज, इनको इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, जर्मन, तुर्कों को सरकारी नौकरियों में रख लो, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में रख लो, ब्राह्मणों की जरूरत है। तो यहाँ पर बाबा साहब ये बोलने चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त शायद कुछ ना कुछ इस तरह का था कि जो इंडियन सर्विसेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, वहां पर इंडियंस को एक तरह से रिजर्वेशन जैसा कुछ मिला हुआ था। इस कारण से जो ब्राह्मण हैं, अब वो हिंदुओं को या इंडियंस को रिजर्वेशन मिला हुआ है। उस वक्त जो ब्राह्मणों की पोजीशन ज्यादा अच्छी थी, तो हिंदू में से वही निकल निकल कर या इंडियंस में से वही निकल निकल कर नौकरियों में चले जाते थे, प्रशासन में चले जाते थे। तो इसलिए बाबा साहब यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये प्रायोरिटी ना दी जाए तो फिर तो सीधी सी बात है, इंग्लिशमैन, फ्रेंचमैन, जर्मन, तुर्क्स को रख लिया जाए ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया के, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा एफिशिएंट है ब्राह्मणों के तुलना में। तो जो नॉन ब्राह्मण पार्टीज हैं वो इस एफिशिएंसी वाले फंडे को बिल्कुल रिजेक्ट करती हैं और वो बोलती हैं जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रेशियो होना चाहिए। मतलब हर तरह की कास्ट, हर तरह की क्रीड्स वो प्रशासन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हर तरह की लोग अगर प्रशासन के अंदर होंगे, हर तरह की जातियां प्रशासन के अंदर होंगी, तभी वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बन पाएगा। आगे बाबा साहब ये बोलते हैं कि जो नॉन ब्राह्मण पार्टीज हैं वो इस रूल को, कि भाई जो नॉन ब्राह्मण्स है उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए ब्राह्मणों की बजाय, इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए वो अक्सर इस चीज को भूल जाते थे कि भाई कम से कम जो मिनिमम एफिशिएंसी है उसको भी रखना जरूरी है। क्योंकि भाई रूल है कि भाई ठीक है नॉन ब्राह्मण्स को प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन मिनिमम एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए जाए। तो ऐसा बाबा साहब यहाँ बोलते हैं। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जो बाबा साहब ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो नॉन ब्राह्मणिकल पार्टीज है वो काफी अच्छा काम कर रही हैं, और वो कभी कभार मान लो कोई गलती भी करती हैं। जैसे जो रूल ऑफ मिनिमम एफिशिएंसी है, बाई चांस उसको अगर वो ओवर रूल कर देती है, ओवर राइड भी कर देती है, तो भी कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो वो चीज कर रही हैं, जो वो काम कर रही हैं नॉन ब्राह्मण्स को प्रशासन में लाकर, वो बहुत ही अच्छा काम है। ऐसा बाबा साहब यहाँ बोलते। आगे बाबा साहब ये बोलते हैं कि दिस पॉलिसी नो डाउट सेट द टीथ ऑफ मैनी ब्राह्मण, मतलब इस पॉलिसी से जो ब्राह्मण है वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और बहुत ही नाराज होते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर परंजपी है वो बोलते हैं, वो सटायर करते हैं ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी। जो नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी है उनकी पॉलिसीज पे सटायर करते हैं, और नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी को ये कहते हैं कि भाई एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज वाली जो चीज है उसको बोल रहे हैं। इस कारण से जो नॉन ब्राह्मण लीडर्स है वो कई बार जो ये डॉक्टर परंजपी हैं उनसे थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाते हैं, थोड़ा सा उन पर गुस्सा भी करते हैं। तो बाबा साहब यहाँ बोलते हैं कि जो उनकी एक कंप्लेंट है अगेंस्ट डॉक्टर परंजपी ये कि वो इसमें जो ह्यूमर है इस चीज के अंदर उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो ह्यूमर ये है कि जो नॉन ब्राह्मण पार्टी है वो कुछ नया नहीं कर रही है। भाई मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति को जस्ट उल्टा कर रही है। मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को ज्यादा प्रिविलेजेस दिए थे, तो अब जो नॉन ब्राह्मण पार्टिकल है वो पार्टीज हैं वो सिर्फ ये कर रही हैं कि जहां ब्राह्मण थे वहां शूद्रों को बिठा रही है, और जहां शूद्र थे वहां ब्राह्मणों को बिठा रही है। तो कुछ नया नहीं कर रही है, क्योंकि मनु ने भी ऐसे ही किया था कि मनु ने ब्राह्मणों को ज्यादा प्रिविलेज दिए थे क्योंकि वो ब्राह्मण है, और शूद्रों की मतलब शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिए थे। अगर वो शूद्र डिजर्व भी करते थे वो अधिकार, तो भी मनु ने उनको वो अधिकार नहीं दिए थे और उनके साथ में काफी अन्याय किया था। तो अब अगर ब्राह्मणों को, वो शूद्रों को अगर कुछ प्रायोरिटीज, प्रिविलेजेस इसलिए मिल रहे हैं कि वो शूद्र हैं, तो ब्राह्मणों को नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति ही सब चीजों का कारण है। और जो कौन नॉन ब्राह्मणिकल पार्टीज पर पत्थर फेंक सकता है, मतलब कौन उनकी बुराई कर सकता है? ब्राह्मण कर सकते हैं ऐसा, वो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मणों की पार्टी पर पत्थर फेंक सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तब करते जब वो विदाउट सिन होते, जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ब्राह्मणों ने हमेशा मनुस्मृति की बड़ाई की है, मनुस्मृति को बड़ा चढ़ा के बताया है। तो इस कारण से ब्राह्मण खुद विदाउट सिन, बिना किसी अपराध के नहीं है। और क्योंकि बिना किसी अपराध के नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने मनुस्मृति, जो कि एक भेदभाव पैदा करने वाली किताब है और जो कि मनुष्य और मनुष्य के अंदर भेदभाव करती है, उस किताब के वो अपहोल्डर्स हैं। तो इसलिए जो ब्राह्मण है वो खुद भी विदाउट सिन, बिना किसी अपराध के, बिना किसी पाप के वो नहीं है। इस कारण से उनको अधिकार नहीं बनता कि अब अगर जो नॉन ब्राह्मण हैं वो अगर नॉन ब्राह्मण्स को प्रायोरिटी देते हैं तो उसके खिलाफ ब्राह्मण ऐसा कुछ बोले, ऐसा अधिकार ब्राह्मणों को अब नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो डॉक्टर प्रजनपेश फाइनेंस डिवाइस करने, तो यहाँ पर जो बाबा साहब बोलते हैं कि जो ये डॉक्टर परंजपी का जो पीस है राइटिंग का,
वो मतलब काफी अच्छा है। और उसने मतलब जो मानव धर्म, सो कॉल्ड मानव धर्म, जो मनु का धर्म है, उसको काफी अंदर से समझने की कोशिश की है और हमको ये समझाने की कोशिश की है कि जो ब्राह्मण है अगर उनको शूद्रों की जगह रख दिया जाए तो उन्हें कैसा फील होगा। इससे हमें उनकी इस राइटिंग से ये चीज पता लगता। तो आगे जो है इसका फोर्थ पोर्शन है, फोर्थ पोर्शन इनकम्प्लीट है। इसमें लिखा हुआ है इनइक्वालिटी इज नॉट कन्फाइंड टू प्रिविलेज आल्सो एंड जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी वो सिर्फ इंडिया के अंदर या हिंदूज के अंदर नहीं, इनइक्वालिटी और भी जगह थी जहां पर उस इनइक्वालिटी ने सोसाइटी को डिवाइड किया था, लेकिन ये आगे कुछ लिख नहीं पाए हैं, यहीं पर इनकम्प्लीट रह गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मनु एंड द शूद्रास का जो पार्ट 2 वीडियो है वो खत्म होता है। काफी अच्छा है। इसमें जो मेनली है वो ये था कि जो उस टाइम पर बाबा साहब के टाइम पर जो नॉन ब्राह्मणिकल पार्टीज थी उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया जॉब्स के अंदर। तो ब्राह्मण इस तरह से नाराज हो गए। लेकिन भाई क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट तभी बन सकती है जब उसमें ज्यादा डिफरेंट लोग हो। अगर उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग नहीं होंगे तो वो कभी भी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्रशासन नहीं बन सकता। क्योंकि अगर एक लोगों की मोनोपोली हो जाएगी उसके अंदर तो वो ऑब्वियसली दूसरे समाज के लोगों से भेदभाव करेंगे। तो एन गुड गवर्नमेंट या गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस पार्ट 2 वीडियो का जो थीम रही है वो कुछ इस तरह की रही है। इसलिए बाबा साहब ने ये भी लॉजिक दिया है कि अगर सिर्फ ब्राह्मणों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि एफिशिएंसी प्रभावित होगी, या अगर एफिशिएंसी प्रभावित होगी तो उस टाइम पर अंग्रेज भी थे, फ्रेंच भी थे, पोर्तुगाल भी थे, उनको ही ले लेते एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्राह्मणों की क्या जरूरत थी। ऐसा लॉजिक भी बाबा साहब ने इसके अंदर दिया है जो कि काफ़ी शार्प लॉजिक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई जो मनु एंड द शूद्रास राइटिंग है उस पर ये वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।